हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर कार्डियक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे एचएन में पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं, बस हम इसमें जस्ट रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो अच्छे से देखी है वीडियो, तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कार्डियक डिसऑर्डर है, और उसमें सबसे पहले आपको एंजाइना पेक्टोरिस का बताया गया है कि व्हाट इज़ एक्चुअली एंजाइना पेक्टोरिस। ये आपको बताया जा रहा है कि ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है चेस्ट पेन को हम कहते हैं। जैसे किसी को सीने में दर्द हो रहा हो ना अचानक, और वो दर्द दिल के किसी मसले की वजह से हो, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ, उसकी वजह से अगर किसी को दर्द हो तो आप उसको एंजाइना पेक्टोरिस नहीं कह सकते। लेकिन अगर किसी को दिल के किसी मसले की वजह से चेस्ट में पेन हो, उसको हम क्या कहेंगे? एंजाइना पेक्टोरिस। जैसे कि लिखा हुआ है कॉज्ड बाई ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब ये कि जब आपका हार्ट सही तरीके से ब्लड पास नहीं कर रहा होता, और ज़ाहिरी बात है ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब आपका हार्ट ब्लड नहीं पास करता और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर ब्लड कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इस्कीमिया होगा। यार एक तो हमारी पड़ोसी ने पता नहीं क्या टक टक लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि बॉडी का जो डिमांड है वो ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और जो दिल उनको या बॉडी को जो ऑक्सीजन दे रहा है थ्रू ब्लड वो बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे जो है हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको ज़्यादा जो है वो धड़कना तेज़ पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे एक दर्द सा पैदा हो जाता है, और उस दर्द को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपल ये कि जब आपका हार्ट सही तरीके से ब्लड पास नहीं कर रहा हो और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहाँ पे आपको हार्ट वाले एरिया में, आपके चेस्ट एरिया में एक पेन डेवलप होगा, ठीक है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे, ठीक है। इतना ही आपने बस याद रखना है। दूसरा है मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया, कहीं भी वर्ड मायोकार्डियल आ जाए तो इसका मतलब होगा मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। मायो का मतलब मसल्स, कार्डियल का मतलब हार्ट, ठीक है। मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, या मसल ऑफ द हार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाए। इस्कीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। जब आपके हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इस्कीमिया। बाकी जो हमने पढ़ा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो क्या था कि ब्लड जो है पास नहीं हो रहा था, बहुत कम जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे अकर्स व्हेन एबिलिटी ऑफ करोनरी आर्टरीज टू सप्लाई ब्लड इज़ एडिकेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द हार्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हार्ट के अंदर अपनी आर्टरीज़ होती हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर हर जगह पे जो है वो न्यूट्रिशन और ख़ुराक चाहिए होता है ना, तो वो किसके ज़रिए जाता है? आर्टरीज़ के ज़रिए। अब हार्ट को भी जो है न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो उसमें अपनी आर्टरीज़ होती है जिसको हम कहते हैं करोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ख़ुद ब्लड दे रही होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब उन्हीं करोनरी आर्टरीज़ में कोई मसला आ जाए, कोई डैमेज आ जाए, या कोई वैसे ही कोई दूसरा मसला, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरी ना हो, और उसकी वजह से हार्ट की जो डिमांड है वो सही ना हो, ठीक है, हार्ट जो चीज़ चाह रहा होता है वो उसको ना मिले, इसको हम मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। इसमें हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई कम होती है करोनरी आर्टरीज़ के डैमेज या उनके किसी भी मसले की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। जैसे हमने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा ना, मतलब वही दर्द, तो उस दर्द के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब उनको हम कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है स्टेबल एंजाइना, एक है अनस्टेबल एंजाइना, और एक है वेरिएंट एंजाइना। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेबल एंजाइना जो है ये आप कह सकते हैं कि सबस्टर्नल पेन एरिया ऑफ द चेस्ट। हमारा जो स्टर्नम होता है ना, जो हड्डी होती है सामने सीने में बिल्कुल फ्लैट सा, ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे
ये दर्द महसूस होता है, जो स्टेबल एंजाइना है। और ये कब महसूस होगा? जब आप कोई भारी सा काम करेंगे, मतलब कोई दिल का पेशेंट है, ठीक है, उसने कोई भारी काम किया, उसने कोई भारी चीज़ उठाई या कोई बहुत ही भारी सा खाना खाया, ठीक है, या फिर वैसे ही जो है कोई बहुत ज़्यादा देर तक वो रनिंग करता रहा, कोई एक्सरसाइज करता रहा, उसकी वजह से, कोई ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक दर्द सा जागने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है, उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, ठीक है। अरे यार, अच्छा, ये लिख रहे हैं कि पेन में रेडिएट टू लेफ़्ट आर्म। ये जो दर्द है ये बाएं हाथ की तरफ जा सकता है, लेफ़्ट आर्म में जा सकता है और लेफ़्ट शोल्डर में भी जा सकता है, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है। कभी पड़ोसियों की तरफ से वो आ रहा है, कभी बाहर गली से आ रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। बस क्या कर सकते हैं, अब आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट शोल्डर में जो है वो दर्द जाता है और ये तकरीबन 15 मिनट तक रहता है। 15 मिनट तक जब आप जो है रेस्ट करोगे, बैठोगे, आराम करोगे, तो फिर ये दर्द सही हो जाता है। सिंपली ये कि जब आप दिल के मरीज़ है या दिल के मरीज़ है भी नहीं और आपको जो है कोई भारी सा काम किया आपने या कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी आपने की और आपको अचानक दर्द महसूस होने लगा आपके चेस्ट एरिया में, और वो दर्द आपके शोल्डर में और आपके लेफ़्ट हाथ में, लेफ़्ट आर्म में जो है वो चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको हार्ट का कोई ना कोई मसला है। इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। और जब आप आराम करोगे, बैठोगे, रेस्ट करोगे, तो ये ख़ुद ब खुद सही हो जाता है। ये किस वजह से होता है? जैसे एक्सर्शन, ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से, ठीक है, या हेवी मील की वजह से, या आप किसी बहुत ही ठंडी जगह पे हो, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये पेन जो है अब ख़त्म कैसे होगा? ये रेस्ट की वजह से, या फिर जो नाइट्रोग्लाइसरीन आते हैं, मेडिसिन होते हैं सबलिंगुअल, ठीक है, ज़बान के नीचे रखते हैं, वो देते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो पेन खुद ब खुद सही हो जाता है। या अगर आप जो है उसके बाद जाओगे कि यार ये पेन आया क्यों, इसका मैंने डायग्नोज करना है, मतलब वजह मालूम करनी है, तो फिर आप उसका डायग्नोज ECG कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो और करोनरी एंजियोग्राफी बस करो यार, खुदा को मान लो, करोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। करोनरी एंजियोग्राफी मतलब ये कि करोनरी आर्टरीज़ देखते हैं, उसमें एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, ठीक है। अच्छा जी, सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब सर्जरी भी कर सकते हैं। करोनरी एंजियोप्लास्टी मतलब जहाँ पे करोनरी आर्टरीज़ में मसला होगा, ठीक है, उसको चेक करते हैं, पहले एंजियोप्लास्टी करते हैं, मतलब देखते हैं, ठीक है, कैमरे के ज़रिए या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर। इसके अलावा PTCA है। PTCA मतलब परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल करोनरी एंजियोप्लास्टी। ये भी एक कैमरा या जो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो करोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए जो है वो वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, अंदर किया जाता है, और उसमें जो भी ब्लॉक आर्टरी होती है उसको ओपन किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है, फिर दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ मेडिसिन देते हो, जैसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें आप बीटा एड्रेनर्जिक दे सकते हो, ब्लॉकिंग ड्रग्स जो होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, एटिनिलोल और प्रोपनोलोल, ठीक है, ये मेडिसिन के नाम है। और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स दे सकते हो, नेपेडिफिन और वेरापेमिल, और ये सारी चीज़ें ये मेडिसिन है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट दे सकते हो। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट जो है वो चेस्ट पेन को कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें जो ड्रग आते हैं आइसोसार्बाइड, डीनाइट्रेट और ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। अच्छा, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, कभी कभी ये दर्द जो है ज़्यादा फैट, ज़्यादा चर्बी की वजह से होता है, तो हम ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन देते हैं जो उस चर्बी को कम करें, तो उसमें सुमवास्टेटिन और प्राइवास्टेटिन ये सारी चीज़ें आती हैं, ये ड्रग्स है। नर्सिंग मैनेजमेंट, एज ए नर्स आप ऐसे पेशेंट का कैसे ख्याल रखोगे, उसका अगर वो स्मोकिंग करता है तो आपने उसकी स्मोकिंग मतलब क्विट करानी है, ठीक है, स्ट्रेस अगर वो ले रहा है तो स्ट्रेस को कम करना है, वेट कम करनी है, ठीक है, और उसके जो मतलब डाइट है, ठीक है, उसका जो खाना है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइना है दैट इज़ वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को हम प्रेंजमेटल एंजाइना कहते हैं या फिर वेजोस्पेस्टिक एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है कि आर्टरीज़, जो करोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो स्पेज़म हो जाती है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, ठीक है, जो दोनों दीवारें होती हैं ना वो चिपक जाती हैं,
उससे फिर ब्लड आगे नहीं पास होता, उसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना होता है। एंजाइना का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होगा पेन, ठीक है, चेस्ट पेन। अच्छा जी, ये कब होता है? जब बंदा कोई बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होता है, ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था ना रैपिड आई मूवमेंट, वो एक नींद का एक स्टेज है, ठीक है। तो जब उस स्टेज में बंदा चला जाता है जो बिल्कुल गहरी नींद होती है, तो उस टाइम कभी कभी बंदे को ये मसला आ जाता है, ठीक है। या फिर उनका जो अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि एसटी सेगमेंट जो होता है, जो ईसीजी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ईसीजी में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, एसटी सेगमेंट, हाँ ये आया, ठीक है। ये देखें, ये था पी, क्यों, ये है आर, और ये है एस, और ये है टी। तो नॉर्मली ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी को वेरिएंट एंजाइना होता है तो फिर ये वाला जो स्पेस है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, जो कि एक इंजरी का हमें शो करता है कि हाँ यहाँ पे कोई इंजरी है। तो ये चीज़ इस तरह हो जाती है कि जब आप उसकी ईसीजी करोगे तो आपको उसमें इस तरह की एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी। बाकी यहाँ पे ये जो है नॉर्मल होता है, मतलब ये इस तरह हो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इस तरह हुआ ऊपर की तरफ चला गया तो फिर वो एबनॉर्मल होता है। और ये जो है एक एंजाइना का जो है मतलब आपको बताते हैं, स्पेशली आपको ऑक्सीजन की कमी का बताते हैं। और इसके अलावा उसमें डिसरिदमियाज होंगी, मतलब कभी हार्ट स्लो, कभी हार्ट फास्ट बीट करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा स्लो धड़केगा, रिदम डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंट एंजाइना। इसके अलावा है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जब आप जो है वो, जैसे कि हमने स्टेबल में पढ़ा कि आपने कोई हैवी काम किया तो उसकी वजह से आपको कोई दर्द महसूस हो, तो वो स्टेबल एंजाइना। लेकिन अनस्टेबल कब होगा? जब आप किसी मतलब रेस्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, आप आराम कर रहे हो, बैठे हुए हो, और अचानक आपको दर्द महसूस हो और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो, ठीक है, ख़तरनाक सेवियर जो होता है, ठीक है, और आपको दिल में महसूस हो, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और ये तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर सही हो जाता है, लेकिन ये 20 मिनट से ज़्यादा होगा और तकरीबन 2 महीने के आसपास ये होता है। मतलब 2 महीने के अंदर आपको बार बार ये चीज़ महसूस होगी, आपने फिर उसका इलाज करना होता है। पेन अकर विद लेस एक्सर्शन और एड्रेस, आपने कोई थोड़ा सा कोई काम किया या फिर आप बिल्कुल बैठे हुए आराम में हो, ठीक है, और फिर भी आपको ये पेन होगा, तो ये अनस्टेबल एंजाइना कहलाते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में अगर इन 10 to 20% ऑफ द पेशेंट, किसी को इस तरह के साइन सिम्टम हो, ठीक है, जैसे कि आराम से बैठे हुए और उसको दर्द होने लगा, तो तकरीबन ऐसे मरीज़ों में 10 से 20% लोगों को जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले ये आपको लिखा है फिशरिंग ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक। ये आप देख सकते हैं कि आपके जो आर्टरीज़ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फैट्स जमा होने लगती हैं और वो थोड़ा थोड़ा जो है ब्लॉक होने लगती हैं आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब किसी जगह पे प्लेटलेट्स का जमा होना, ये आप देख सकते हैं अभी अच्छे खासे जमा हुए हुए, ठीक है। थ्रोम्बोसिस मतलब कोई भी क्लॉट, आपके आर्टरीज ब्लॉक है, क्लॉट है वहाँ पे, तो उसको हम थ्रोम्बोसिस। इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो हार्ट अटैक और एंजाइना वगैरह जो दर्द है, ठीक है, वो हो सकते हैं। करोनरी आर्टरी स्पेज़म, मतलब ये जो आर्टरीज है बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक गई हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके मसले करते हैं। ये इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस जो चेंजेस आते हैं ना, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपके आर्टरीज़ के अंदर जो है फैट जमा होते हैं और वो स्लोली बंद होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। अच्छा जी, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है सबसे पहले उसके लिए, उसको समझने के लिए आपने जो है करोनरी आर्टरी समझनी होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्टरी है और ये जो है ये दूसरी आर्टरी है। इसको हम क्या कहते हैं? राइट करोनरी आर्टरी। चूँकि हार्ट के राइट साइड पे है तो राइट करोनरी आर्टरी कहेंगे। ये कहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं? राइट एट्रियम में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में। और इसके अलावा हार्ट का जो बॉटम पोर्शन है, ठीक है, आखिरी वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई करती हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल के आखिरी वाले हिस्से में भी, ठीक है। इसके अलावा ये जो लेफ़्ट करोनरी आर्टरी है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेफ़्ट करोनरी आर्टरी, ये आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरा ये जो है दैट इज़ लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स जो है ये आपके लेफ़्ट एट्रियम
मतलब ऊपर वाला जो लेफ़्ट एट्रियम है वहाँ पे, ठीक है, और हार्ट के पीछे वाले साइड पे जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। लेकिन ये जो लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये जो है फ्रंट एंड बॉटम ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, ये वाला इसके फ्रंट पे और इसके बॉटम पे जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। और इसके अलावा ये करोनरी वेंस है जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है इसको वापस लेके जाना है हार्ट से, ठीक है। ये इसकी करोनरी आर्टरीज और वेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये भी वही आपको दोबारा से इसके ब्रांचेस बताई गई हैं जो कि मतलब जो करोनरी आर्टरीज है किस किस तरह से डिवाइड हो चुकी है, ये आप देख लें और इसके नाम भी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब देख सकते हैं कि आपने जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या मसले होते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं वेन में या जो आर्टरी है उसमें मसला आ रहा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हुआ है, चिपक गया है, तो इसमें इस तरह का होता है एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड क्लॉट भी है और साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस भी है। मतलब ये कि फैट्स वगैरह जमा हो चुकी है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ये वाला मतलब आर्टरी के आगे वाला ये जो हिस्सा है यहाँ पे ब्लड आएगा नहीं। जब ब्लड नहीं आएगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ज़ख्मी होने लग जाएगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखें आप, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ होती है, जब दोनों में बिल्कुल आर्टरी में जो है वो फैट्स जमा होने लग जाएं और उसकी वजह से फैट जो है वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी आगे ब्लड नहीं जाएगा और वो जो है ब्लड ब्लॉक हो जाएगा आगे, तो हार्ट का जो मतलब आगे क्या स्पेस है, जो भी पार्ट है हार्ट का, वहाँ पे आपको दर्द और एंजाइना पेक्टोरस और ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा है ये स्पेज़म इस तरह का होता है कि आर्टरी जो है बिल्कुल चिपक जाती हैं और उससे आगे ब्लड नहीं पास होता। तो इसमें भी सेम कि ब्लड नहीं पास होता तो ये जगह ख़राब हो जाएगी और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ बंदा जा सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस बता दिया है कि जब फैट जमा होने लग जाए और उसकी वजह से आगे हार्ट में मसला हो, एंटीरियर इन्फार्क्ट हम कहते हैं, मतलब आगे हिस्से का इन्फार्क्शन, ठीक है, हार्ट अटैक ये होता है। ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड जब क्लॉट हो जाए, ठीक है, तो आगे ब्लड नहीं जा पाता, जो कि मसले होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है डाइंग मसल्स है, मतलब हार्ट के ख़राब होने वाले मसल्स है, और ये क्या है, हेल्दी मसल है, सही मसल है। तो इन दोनों में आप फ़र्क दे सकते हैं, ठीक है। ये ख़राब हुए में तो बिल्कुल ब्लैक कलर के आपको नज़र आएंगे, ये जो है हेल्दी मसल है तो सही है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है हम कहते हैं डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। हार्ट के जो सेल्स होते हैं अगर वो ख़राब हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, वो नेक्रोसिस में चले जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट का मतलब किसी को अचानक एमआई हो जाए, ठीक है, अचानक हार्ट अटैक हो जाए, तो उसका मसला क्या होगा कि उसके हार्ट के मसल अचानक मतलब उनकी डेथ हो चुकी होगी या फिर नेक्रोसिस में गए होंगे, ठीक है। मोस्ट केसेस फ्रॉम एक्लूसिव करोनरी थ्रोम्बोसिस। एक्लूसिस का मतलब होता है ब्लॉकेज, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो करोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आया, कोई थ्रोम्बस, कोई क्लॉट आया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी जो है फैट्स वगैरह जमा हो चुके होंगे, अगर वहाँ पे कोई और ब्लड क्लॉट आया, कोई ब्लॉकेज आया, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। रेयरली इंफार्क्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वेजोस्पेज़म। वेजोस्पेज़म जो हमने पढ़ा कि आर्टरीज चिपक जाती हैं और उससे ब्लड, ये बहुत कम होता है, ये उस वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत कम होता है। बाकी जो बहुत कॉमन है वो ब्लड क्लॉट या फिर किसी ब्लॉकेज की वजह से होता है, ठीक है। हाइपोटेंशन, मतलब ये कि हाइपोटेंशन की वजह से बहुत कम होता है। रेयरली इंफार्क्शन रिजल्ट ड्यू टू एम्बोलिक एक्लूजन। एम्बोलिक इंक्लूजन मतलब जो इस तरह का क्लॉट जो कि ब्लड में घूमता रहता हो, ठीक है, एक जगह पे नहीं रुक रहा, तो उसकी वजह से भी बहुत कम मायोकार्डियल इंफार्क्शन होते हैं।
बाकी जो मेनली होते हैं वो थ्रोम्बोसिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर एक्लूजन की वजह से होता है, ठीक है। कभी कभी वो लोग जो हेरोइन और कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनमें भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, ठीक है। सडन डेथ फ्रॉम एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज रिजल्ट आफ्टर 1 आवर ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट। मतलब अगर किसी की अचानक डेथ हो जाती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, तो वो साइन सिम्टम के 1 घंटे बाद होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक ही उसको हार्ट अटैक हुआ और अचानक वो मर गया। पहले उसको साइन सिम्टम महसूस होंगे, लेकिन शायद वो इग्नोर कर रहा होगा या फिर जो है वो इतना सीरियस नहीं ले रहा होगा, तो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो सकती है, अगर उस टाइम जो है उसने इग्नोर किया या सीरियस नहीं लिया। Approximately 30 to 50% of person with myocardial infarction die of ventricular fibrillation। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो उसमें से 30 to 50% लोग मर जाते हैं। किस वजह से? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब ये कि जो वेंट्रिकल्स है हार्ट के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेपिडली कंट्रैक्ट होते हैं और अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रैक्ट, मतलब ये कि एक दूसरे के साथ जिस तरह नॉर्मल होता है ना कि एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं, वो चीज़ नहीं होती। इर्रेगुलरली वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई सही नहीं हुई होती है, आगे मसले होते हैं। तो ये इसकी वजह से जो है तकरीबन 30 to 50% लोग मर जाते हैं। इनकी जो मतलब अगर आपने इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया और इसके सेल्स ख़राब हो गए, तो फिर ये अबाउट 40 मिनट्स ये जो है सेल डेथ शुरू हो जाती हैं इर्रिवर्सिबल, जो कि आप वो फिर रिवर्सिबल नहीं होता, फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, और ये आगे जाके सेल डेथ और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं तकरीबन 20 to 40 मिनट्स के दरमियान में, ठीक है, इन्फार्क्शन के बाद। मायोकार्डियल सेल दैट अंडरगो नेक्रोसिस आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड विद स्कार इश्यूज। जहाँ पे आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा उसी जगह पे आपको स्कार मतलब दाग से नज़र है, जैसे जहाँ पे कोई ज़ख़म होता है ना बॉडी के अंदर, तो आपको वहाँ पे दाग धब्बे या उस ज़ख़म का दाग नज़र आएगा। इसी तरह के दाग बन जाते हैं हार्ट के मसल्स के ऊपर, और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो काम करना शुरू कर देता है। अगर आपने उसको ट्रीट किया है तो, ट्रीट नहीं किया है तो 2-3 दिन तक आप पहुँचोगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको ट्रीट किया, मैनेज किया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद क्या होता है, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मतलब बॉडी की तरफ से इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है ताकि वो जो मसला हुआ है उसको ठीक किया जा सके। इसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन सिम्टम क्या है कि आपको जो है प्रेशर सा, दबाव सा महसूस होगा आपके चेस्ट एरिया में, फुलनेस, जैसे बंदे को बहुत ज़्यादा दबाव और ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप कह रहे हो कि मेरा सीना जो है बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस है। स्क्वीज़िंग जैसे जकड़ के रखा होता है ना किसी चीज़ को, आप बिल्कुल दबा के रखते हो, स्क्वीज़ करते हो, तो वहाँ पे स्पेशली मिड वाला जो हिस्सा है ना, बीच वाला, सीने का जो बीच वाला हिस्सा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। पेन जो है ज़्यादातर सब स्टेर्नल होता है, स्टेर्नम के पीछे वाले हिस्से में होते हैं, और ये जो है आपके जॉ में मतलब जबड़ों में, दांतों में, शोल्डर में, लेफ़्ट आर्म में और पीछे कमर में जो है ये दर्द आपको महसूस होगा। इसकी वजह से आपको डिस्पनिया हो सकता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। एपिगैस्ट्रिक मैदे में जो है वो दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह भी इसकी वजह से हो सकता है। डायफ्रोसिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग आना, पसीना आना, ठीक है, ये भी एक है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, या इसके अलावा सिनकोपी या नियर सिनकोपी विद आउट अदर कॉज। सिनकोपी का मतलब ये कि बंदा बेहोश होने लग जाता है, ठीक है, जैसे मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो सिनकोपी इस तरह का होता है कि आपको जो है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप अचानक बेहोश हो जाते हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जो है कोई इमोशनल स्ट्रेस या कोई और मसला जिसकी वजह से अगर आप बेहोश हो रहे हो, तो ये क्या होगा, सिनकोपी पढ़ना है, ये साइनकोप वगैरह नहीं पढ़ना। टेकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट हो सकता है, ठीक है, या जो है एंजाइटी मतलब डिप्रेशन वगैरह हो सकता है आपको, और बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, ये इसके सारे साइन सिम्टम है। एंड दैट्स ऑल अबाउट मायोकार्डियल डिसऑर्डर्स। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी भी पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, और आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
अगर कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।